हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक रहेगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उनका क्या इफेक्ट पड़ता है? डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने का। डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो पहले वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन में ये रिलेशन आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, पहले हम कंडक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, कप्पा को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये हमने प्रीवियस वीडियो में सारे पॉइंट्स पढ़े थे, सारी डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो बेटा जाकर चैनल पर चेक करें, जिसमें हमने सारी डेफिनेशन करी है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एक्सेट्रा, राइट? तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इट रिफर्स टू द कंडक्टेंस in 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट? कोई आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, उसके अंदर जो कंडक्टेंस है ना उसे हम कंडक्टिविटी से डिफाइन करते हैं। उसकी जो हम कंडक्टेंस डिफाइन कर रहे हैं ना उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर इसको मैं आम भाषा में कहूं तो कंडक्टिविटी इज अ यूनिट फैक्टर। ये डिपेंड करती है कि पर लीटर में कितने आयन प्रेजेंट हैं। सिंपल सी लैंग्वेज जिससे कि आप इस टॉपिक को समझ सकें। कंडक्टिविटी इज अ यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर ये क्या बात करती है? ये कहती है कि कितने नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में लिया हुआ है आपने तो पर लीटर में प्रेजेंट है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में लिया है तो पर सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 लीटर में कितने आयन प्रेजेंट हैं, यही डिफाइन करेंगे कंडक्टिविटी को, राइट? अब आपने कहा, क्या कहा आपने? कहा कि हमने तो जी डाइल्यूशन किया है, हमने तो डाइल्यूशन किया है, यानी कि आपने तो कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया है। आपने जब डाइल्यूशन कैसे किया, कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज करी आपने? आपके पास ये कोई सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये 1 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर था, और मान लेते हैं इसके अंदर 4 आयंस प्रेजेंट थे। इसके अंदर 4 आयंस प्रेजेंट थे, ठीक है। आयंस को मैं ब्लू कलर से यहाँ पे बना देती हूँ। एक्सक्यूज मी। 4 आयंस प्रेजेंट है, राइट? अब आपने इसका डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसको क्या किया आपने? उसके अंदर पानी मिलाया। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है तो आपने उसके अंदर पानी मिलाया, ठीक है, उसको पतला किया, राइट? तो जब आपने इसको पतला किया तो मान लो आपने इसको 2 लीटर बना दिया। आपने क्या किया? इसमें और ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया आपने सॉल्वेंट, इसका डाइल्यूशन कर दिया। अब ये 2 लीटर हो गया। आयन तो उतना ही है, 4 ही आयन प्रेजेंट है, ठीक है। 2 लीटर में 4 आयन प्रेजेंट है। प्रीवियसली 1 लीटर में 4 आयन प्रेजेंट थे, 1 लीटर में 4 आयंस थे, अब 2 लीटर में 4 आयंस हैं। तो अब क्या है? पर लीटर कितने आयन है बेटा? 2 आयन है। और आयंस जितने ज्यादा होंगे कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। भाई कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस है ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब पहले 1 लीटर में 4 आयंस थे, अब 1 लीटर में 2 ही आयन प्रेजेंट हैं। पर लीटर वॉल्यूम में तो 2 ही आयन प्रेजेंट हैं। तो क्या हुआ? कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई। क्या हुआ? कंडक्टिविटी जो है यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जब हम डाइल्यूशन करेंगे, ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस पर लीटर वॉल्यूम इन पर लीटर वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये क्लियर हो गया? कंडक्टिविटी समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लें। अब हम सेकंड जो हमारा जो सेकंड हमारा टॉपिक है, या सेकंड जो हम देखने वाले हैं, किस पे देखने वाले हैं? मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन का, राइट? इसी के नीचे लिख देती हूँ मैं, कंपैरिजन भी हो जाएगा। सेकंड हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की।
अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो पहले मैं बता देती हूँ कि होता क्या है और कैसे होता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि स्ट्रॉन्ग में और वीक में। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज अ बल्क क्वांटिटी, इट इज अ बल्क फैक्टर है ये, इट इज अ बल्क फैक्टर। ये कहता है कि नंबर ऑफ आयंस टोटल वॉल्यूम में कितने हैं। क्या कह रहा है ये? नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम, ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो जब आपने डाइल्यूशन किया, जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करा, तो आपने क्या किया? वहां पर ऐड किया। ठीक है, ये पहले वाला एग्जांपल ले लेती हूं मैं। पहले 1 लीटर था ये सॉल्यूशन और इसमें 4 आयन प्रेजेंट थे। अब आपने इसमें 1 लीटर और अगर लिक्विड मिला दिया, एक एक्वस वाटर मिला दिया, मान लो एक्वस सॉल्यूशन था, तो अब ये 2 लीटर हो गया और 2 लीटर में 4 आयन ही प्रेजेंट है। आपने आयन थोड़ी बड़ा, आपने डाइल्यूशन करा। ठीक है, आयन्स हो गए। अब टोटल आयन तो बेटा सेम रहे, क्योंकि ये तो टोटल वॉल्यूम की बात करता है, तो कहता है टोटल वॉल्यूम में कितने आयन है। ये कहता है कि पर वॉल्यूम में कितने आयन है। तो यहाँ पर तो पर वॉल्यूम में आयन क्या हुए बेटा? डिक्रीज हुए, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। पर यहाँ तो टोटल वॉल्यूम में जो आयन है वो तो सेम रहे, पर जो टोटल वॉल्यूम है उसमें जो नंबर ऑफ आयन्स है वो तो सेम रहे। इसके मतलब मोलर कंडक्टिविटी तो चेंज नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, जो ये आयन थे, क्योंकि पहले ये 1 लीटर में घूम रहे थे, अब ये 2 लीटर में घूम रहे हैं, आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो गई, वो बहुत अच्छे से कंडक्टेंस कर रहे हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हुआ, जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज करा ऑन डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करा, हम या यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों का ही इफेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करा या कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करा, तो ऑन डाइल्यूशन क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहे, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, हेंस डेल्टा एम इंक्रीजेस। ठीक है, तो डाइल्यूशन पर जो कप्पा है वो डिक्रीज होगा और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। मोलर कंडक्टिविटी में हम और भी चीज़ों को देखते हैं। हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। पहले आप जल्दी से इसको नोट करें, उसके बाद हम दोनों इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ पूरे को। और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जनरल जो चीज़ है वो आपको आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम कह रहे हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? डाइल्यूशन पर इंक्रीज हो रही है। जो ये मोलर कंडक्टिविटी होती है, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करती है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बेटा मैं सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। राइट, आपको ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक टर्म होती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होती। पता होना चाहिए क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखते ही आप पहचान लो, जब आप कोई क्वेश्चन करो, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ो। राइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे ही आपने पानी के अंदर डाले 100% आयनाइज हो गए, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्शियली आयनाइज होंगे, धीरे धीरे टूटते हैं, जिनका आयनाइजेशन धीरे धीरे होता है, उनको हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अगर मैं डेल्टा एम की बात करूं, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी, ये पहला जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, आपको नोट करना है, ये ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। रीजन आपको पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एकदम से टूट गया, ज्यादा आयंस है उसके पास, ज्यादा आयंस की मूवमेंट हो रही है, तो कंडक्शन भी ज्यादा करेगा, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लार्जर होती है, ग्रेटर होती है देन वीक इलेक्ट्रोलाइट।
अब सेकेंड थिंग हम ये बात कर चुके हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये बात हमने कर ली, क्योंकि टोटल में क्या हुए, आयन तो सेम रहे लेकिन आयन की मोबिलिटी बढ़ गई, राइट। अच्छा, जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम, सेम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है, इधर समझाती हूँ। अगर आपके पास 0.01 m मोलर सॉल्यूशन KCl का है और 0.01 मोलर सॉल्यूशन आपके पास एसिटिक एसिड का है। आपको पता है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग, है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, इसको मैं HCl कर देती हूँ KCl की जगह, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर आप डाइल्यूशन करते हो, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या फर्क पड़ता है। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, जनरल हमने कह दिया कि डेल्टा एम इंक्रीज होता है, लेकिन अगर मैं वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। रिलेटिव वैल्यू जो होगी ऑन डाइल्यूशन, रिलेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एम जो होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने की वीक इलेक्ट्रोलाइट में होगी। मतलब जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का जो फर्क है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एम जो लार्जर होगी या जो इंक्रीज होगी वो किस में ज्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा होगी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज स्मॉलर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे इतना फर्क नहीं पड़ता, जबकि जितना कि वीक में पड़ता। देखो क्यों होता है ऐसा, जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया, यहाँ ये एक मैंने मान लो वाटर लिया और मैंने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, जैसे ही मैंने डाला तो तभी टूट गया ना बेटा, मैंने इसके अंदर डाला HCl तो डालते ही H आयन और Cl नेगेटिव में टूट गया। उसके बाद मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो टूट चुका पूरा, वो तो पूरा टूट चुका। लेकिन वीक एसिड के केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, आपने पढ़ा है ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना। अकॉर्डिंग टू ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है बेटा, आपने 11th में पढ़ा था ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, याद दिला दूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें ये कहता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो जाता है ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन एक्सटेंट ऑफ, मैं ये लिख देती हूँ, जो इसको K इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आपने इसके अंदर डाला था तो इतना नहीं टूटा था, लेकिन जब आपने डाइल्यूशन कर दिया तो वो ज्यादा टूटने लगा, ज्यादा टूटने लगा तो बेटा कंडक्टेंस ज्यादा हो गई। तो स्मॉल की जो वैल्यू, स्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू पहले आ रही थी उसमें तो थोड़ा ही फर्क पड़ा, लेकिन वीक में ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ये बात क्लियर होगी, ये बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे इस वाले टॉपिक में सिर्फ रट्टे मारते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कहीं पे आप स्ट्रॉन्ग के बारे में बहुत बता रहे हो, कहीं पे वीक के बारे में बता रहे हो, कहीं पे कह रहे हो स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होती, स्ट्रॉन्ग इज 100% डिसोसिएट हो जाता है, और फिर कहते हो कि लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है डाइल्यूशन पे वो इतनी चेंज नहीं होती, है ना। देखो अगर मैं NaCl ले रही हूँ, इसको मैंने जैसे ही वाटर के अंदर डाला 100% डिसोसिएट हो गया, 100% इसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। ये तो डालते ही पूरा का पूरा टूट गया। जब ये डालते ही पूरा का पूरा टूट गया तो क्या हुआ बेटा, तो क्या हुआ, NaCl तो मिला ही नहीं मुझे सॉल्यूशन के अंदर NaCl तो मिला ही नहीं, एक ही साइड का एरो लगेगा, है ना। मुझे सिर्फ Na आयन मिलेगा और Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब मैं डाइल्यूशन करूंगी, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बात कर रही हूं अभी, अब जब मैंने डाइल्यूशन किया तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, जब पहले ही पूरा टूट चुका है।
जब है वहां पे 100% टूट चुका है तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। पड़ेगा किस चीज पर फर्क? जो आयनिक इंटरेक्शन है, आयनिक इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? अब मान लो आपके पास बहुत कॉन्सेंट्रेशन है, आपके पास सॉल्यूशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके आयन टूट रहे हैं, उसके आयन क्या है, टूट रहे हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इसके अंदर आयन बहुत ही भीड़ हो रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में इंटरेक्शन है ना, अपोजिटली चार्ज जुड़ के फिर से NaCl बना सकते हैं ना। तो आयनिक और जब ये जुड़ जाएंगे तो फिर कैसे आयन मूव करेगा? हमें तो आयन को मोबाइल कराना है, हमें तो आयन को घुमाना है इसमें, राइट। तो आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने इसके अंदर पानी डाला, जैसे ही आपने इसके अंदर और पानी डाला, तो अब ये क्या हो गए बेटा, अब ये दूर दूर हो गए, अब ये क्या हो गए, दूर दूर हो गए, मूव करने लगे, ठीक है, दूर दूर फैल गए, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सेकेंड थिंग क्या होगी, आयनिक जो मोबिलिटी होगी, आयनिक जो मोबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जगह ज्यादा मिल रही है ना, घूमने का स्पेस ज्यादा मिल रहा है, पहले तो आपस में टक्कर हो रही थी, अब घूमने का स्पेस ज्यादा मिल रहा है इनको, तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, जितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा ये घूमेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस करेगा, राइट, और डेल्टा एम इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आप उसका डाइल्यूशन कर रहे हो तो वहां पर आयनाइजेशन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले आयनाइज हो चुका है। वहां पे दो चीजों पर फर्क पड़ता है, एक तो मोबिलिटी बढ़ जाती है और इंटरेक्शन आपस का घट जाता है। तो ओवरऑल जो फर्क पड़ता है वो कम ही होता है कंपैरेटिव टू वीक, क्योंकि वीक में तो प्रॉपर डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, राइट, और साथ में मोबिलिटी भी बढ़ेगी और इंटरेक्शन भी घटेगा। ये समझ में आ गया क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट रिलेटिवली ज्यादा उनकी डेल्टा एम होती है, मतलब रिलेटिवली वो ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं आफ्टर डाइल्यूशन, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही बात कर रहे हैं, और हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे between molar conductivity and concentration of electrolytic solution, right। इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जैसे 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 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी हमें ये ग्राफ ये मिलेगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी ये पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 0 हुई तो जो हमें ये पॉइंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा एम नॉट, जिसे कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर आपने और डाइल्यूशन कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ही कहते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको एक और नई टर्म मिली है दैट इज डेल्टा एम नॉट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी जो ग्राफ बनाया है ये एक इक्वेशन के बेस पर बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, ये एक इक्वेशन के बेस पर बनाया गया है जिसका नाम है डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन, जिसका नाम है डिबाय हकल, मैं अभी स्पेलिंग चेक कर दूंगी एक बार आपके लिए, ऑन सेगर इक्वेशन, वैसे तो सही होनी चाहिए, डिबाय DBY हकल, हाँ जी, ऑन सेगर, ऑन सेगर, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे E आएगा, ठीक है। अभी तक हमने जितनी बात की थी वो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था, जो हमने देखा था उसके बेस पे की थी। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है इस इक्वेशन ने, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ये इक्वेशन है क्या बताती है, ये effect of dilution on strong electrolyte, it is applicable only on strong electrolyte। हम strong electrolyte के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज डेल्टा एम इज इक्वल टू A माइनस डेल्टा एम नॉट रूट C, राइट। दिस इज द, ओ तेरी, डेल्टा एम नॉट माइनस A रूट C, सॉरी, दिस इज द इक्वेशन where delta m क्या है, यहाँ पे delta m is a molar conductivity,
डेल्टा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। डेल्टा एम नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए इज अ कांस्टेंट एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नोट करेंगे यहां तक। यस, तो डेल्टा एम नॉट ए और अंडर रूट सी मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं। आपने ग्राफ की इक्वेशन पढ़ी है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो x और y के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। हेयर x इज दिस, y इज दिस, देखो है ना। तो ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा डेल्टा एम नॉट। क्या डेल्टा नॉट m क्या हो गया? इट इज इंटरसेप्ट, इट इज इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए। स्लोप क्या होगा इसका? माइनस ए होगा, राइट। ए क्या है यहाँ पे? ए जो है बेटा, ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट जो सॉल्वेंट के इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। इसको हम ए को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा नॉट एम क्या है यहाँ पे? डेल्टा नॉट एम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे? कि अगर हमें पता है कि डाइल्यूशन करने पर जो डेल्टा एम है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एट दैट स्टेज आफ्टर दैट अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएं, अगर हम क्या करें, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन देयर इज नो चेंज इन कंडक्टेंस, that point is called, that stage is called limiting molar conductivity, that is called limiting molar conductivity। या फिर इसका एक और नाम है maximum molar conductance। maximum molar conductance क्या है? कि अगर अब आपने डाइल्यूशन किया तो अब कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ये मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है इस पॉइंट पर जाकर, राइट। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई होप आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर हम ग्राफ देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हाँ जी, तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है, ये आयनाइज होगा तो ये आयंस बनाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका डाइल्यूशन करोगे तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डाइल्यूशन करने पर, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन करने पर क्या हो जाता है? उनका डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उनका एल्फा इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे बेटा, एल्फा इंक्रीज होगा, यानी कि ज्यादा डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी बेटा? मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं ग्राफ देखूं डेल्टा एम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जब हम डाइल्यूशन करते जाते हैं और इस ग्राफ को मैं पीछे बढ़ा रही हूं तो मुझे क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां पर नहीं मिल रही। एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ से मुझे क्या नहीं मिल रहा? यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिल रही, जीरो पर नहीं जा रहा ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने पर भी। उसका रीजन क्या होता है बेटा? इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, क्योंकि डाइल्यूशन इतना ज्यादा करने के बाद जो सॉल्यूट होता है यहाँ पर वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोलार्श लॉ। मुझे नहीं पता कि इसको आप लोग कैसे प्रोनाउंस करते हो। आई होप मैंने यहाँ लिखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस लॉ की बात कर रही हूँ। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। कोलार्श, RAUSCH, ठीक है, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कोलार्श लॉ, राइट। तो अब अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी समझनी है, निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमें कोलार्श लॉ को समझना होगा। जल्दी से करें इस ग्राफ को कॉपी और फिर हम कोलार्श लॉ पढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं कोलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या होता है। देखिए जो कोलार्श लॉ होता है ये स्टेट्स दैट द लिमिटिंग कंडक्टिविटी, मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is determined by the sum of the contributing cation and anion of the electrolyte. This is the NCERT definition, NCERT में जो लिखा हुआ है लॉ
वो मैंने आपको भी पढ़कर सुनाया है, ठीक है। तो ये लॉ आपको याद करना है, कई बार आपसे पूछ लेता है, स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ कि कह क्या रहा है। ये एक्चुअली कह क्या रहा है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, हमें पता है आयंस पर तो डिपेंड करती है। तो जितने भी कैटायन है और एनायन है उनके सम पर डिपेंड कर रही है, यही कह रहा है कोलार्च लॉ। तो अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट ए बी है तो ये टूट रहा है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, राइट। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट आयन है उसकी कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। इंडिपेंडेंट आयन मेरे पास एक ए पॉजिटिव था एक बी नेगेटिव था, इनकी जो इंडिविजुअल की जो कंडक्टिविटी है उनके सम के बराबर होगी, कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगी, राइट। अगर इसमें नंबर ऑफ आयंस भी प्रेजेंट हो, देखो अच्छा एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लो बेरियम क्लोराइड है आपके पास, कैसे टूटेगा, बेरियम प्लस टू Cl नेगेटिव, राइट। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन, बेटा 2 ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव के Cl नेगेटिव के 2 आयन है तो दोनों आयन की कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस भी आपको यूज करने हैं। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से लिख सकती हूँ म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव। अब आपको ये बताती हूँ कि लेमडा ए क्या है, यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन है, ये कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन है। लेमडा बी बेटा यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ एनायन है। म्यू पॉजिटिव इज अ नंबर ऑफ कैटायन है एंड म्यू नेगेटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। जितने कैटायन और एनायन है ना वो सारे प्लस होने हैं, ठीक है, क्योंकि उन सब की वजह से कंडक्टिविटी आ रही है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक, समझ में आ गया ये। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कोलार्च लॉ का, अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो इसका एप्लीकेशन ये है कि ये क्या काम करने के आता है, किस लिए यूज करते हैं, डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके काम आता है। इस पर बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर आते हैं न्यूमेरिकल, साथ ही एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आ जाएगा इस जगह में, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन बोल रही हूँ। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम बेंजोएट की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है हमें, ऑफ सोडियम बेंजोएट C6H5COONA क्या दी हुई है हमें, 82.4 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और फिर हमें HCl की दी हुई है और हमें NaCl की दी हुई है। HCl की है 426.2 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 126.5 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी को, राइट, जो हमें डेटा गिवन है उससे। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। इसकी बेटा मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी है किसकी, बेंजोइक एसिड की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन बनानी है। पहले हम क्या करेंगे, C6H5COONA क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, भाई वहां पर तो आयन ही बनाने हैं ना, आयन की वजह से तो कंडक्टिविटी, तो हम इसके आयन देख लेते हैं क्या बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। HCl ब्रेक हो जाएगा, इसके आयन क्या बनेंगे, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। NaCl ब्रेक हो जाएगा, इसके आयन क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, जो चाहिए मैं ऊपर लिख लेती हूँ, जो हमें चाहिए वो मैं ऊपर लिख लेती हूँ, ये हटा रही हूँ लाइन। हमें चाहिए C6H5COOH
हमें ये बनाना है, तो इसके जो आयन हमें मिलने चाहिए वो ये मिलेंगे, यानी कि रिजल्ट में मुझे ये आयन चाहिए, C6H5COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मुझे रिजल्ट में ये आयन चाहिए। ये आयन कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है। समझ आ रही है ये बात? यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्ट कर दूं, इस इक्वेशन को रिवर्ट कर दूं और फिर तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो मुझे ये आयन मिल जाएंगे, तो मुझे ये आयन मिल जाएंगे। देखो पहले वाली इक्वेशन की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, इक्वेशन 2 है मेरे पास, इक्वेशन 3 है। पहले वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी? 82.4 है। दूसरे इक्वेशन की वैल्यू 426.2 है और तीसरे की वैल्यू 126.5 है। दीज आर द वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशंस, राइट। अब मैं इसको रिवर्ट कर रही हूं, कहने का मतलब है कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। यही तो करा है, पहली दूसरी इक्वेशन को ऐड करा है और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करा है। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, है ना। फाइनली आपको ये दोनों आयन मिल गए, फाइनली आपको ये दोनों आयन मिल गए सॉल्यूशन के अंदर। समझ रहे हो? इन दोनों आयन से ही एसिटिक ये बेंजोइक एसिड बना है। तो आपने क्या करना है? 82.4 प्लस 426.2 माइनस 126.5, आप ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 382.1 mol सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम कोलार्श लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी भी अननोन वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिसकी हमें नहीं पता है, अननोन नहीं सॉरी, मतलब हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन हम उसका क्या निकाल सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं और इस पर न्यूमेरिकल आता है। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका देखते हैं क्या है। सेकेंड एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ओके। अब हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है इसका कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है ऑन डाइल्यूशन, हमने ये बात पढ़ ली है ना। एल्फा का हम यहाँ पर क्या करते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एल्फा निकालते हैं, और एल्फा क्या होता है? एल्फा होता है गिवन, जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है उससे जो गिवन आपको मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रेशो से हम क्या निकालते हैं? एल्फा निकालते हैं, राइट। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर गिवन नहीं है तो इसको हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे? कैलकुलेटेड बाय कोलार्श लॉ, कैलकुलेटेड बाय कोलार्श लॉ। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ये वैल्यू डेल्टा एम की क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। डेल्टा एम नॉट हम कोलार्श लॉ से निकाल लेंगे, उसके बाद हम उस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसके रेशो को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। थर्ड, हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम इससे एल्फा निकाल लिया तो हम के भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कर सकते हैं ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो कैसे करेंगे, आपने पढ़ा है K इज इक्वल टू, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर मैं एसिटिक एसिड का लिखूं, आपने पढ़ा है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा होता है, राइट। और एल्फा की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, एल्फा की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, तो Ka इज इक्वल टू C लेमडा m अपॉन लेमडा नॉट m का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लेमडा m अपॉन लेमडा m नॉट। ये है। अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगी वैल्यू? C लेमडा m स्क्वायर, जस्ट ए मिनट,
सी लैम्डा एम स्क्वायर लैम्डा नॉट एम स्क्वायर लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। ये सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा, ये के ए की वैल्यू आ गई, ये के ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने क्या किया, ये आपको पता था डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो आपकी ये रिलेशन आ गई। आप ये रिलेशन डायरेक्ट याद कर लें, है ना, ये सब पुट करोगे टाइम लगाओगे, ये डायरेक्ट याद कर लो, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लेता है ये। ठीक है, अब इसका एक और एप्लीकेशन रह गया, इसका एक और एप्लीकेशन है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। इसकी हेल्प से हम बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, वीक जो पार्शियली सॉल्युबल जो आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए। ठीक है, तो फोर्थ क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे शो किया जाता है, केएसपी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, केएसपी की बात कर रहे हैं। तो केएसपी कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर आपके पास कोई स्पैरेंगली सॉल्युबल है, कोई सॉल्यूशन बना, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूट जाएगा ए प्लस और बी माइनस में। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो एस है और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी एस है, तो आयनिक प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के एस पी, दैट इज इक्वल टू के एस पी, राइट। और अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी, अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी निकालते हैं हम कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। बोलो, यहां से निकाल लेंगे, एम क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी होती है, और जो मोलैरिटी होती है ना बेटा वो सॉल्युबिलिटी के तरह ही निकाली जाए। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी मोल पर लीटर में डिफाइन होती है और जो मोलैरिटी है वो भी मोल पर लीटर में डिफाइन होती है। ये सॉल्युबिलिटी को अगर मोल पर लीटर में आपको दे रखी है और मोलैरिटी भी मोल पर लीटर में है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एस। बोलो, तो मैं सॉल्युबिलिटी निकाल सकती हूँ यहाँ से स्पैरेंगली सॉल्युबल की, है ना, सॉल्युबिलिटी यहाँ से निकल जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी गिवन है तो वो आपने यहाँ पर रख दी, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर केएसपी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो अगर केएसपी दिया हुआ है तो आप एस निकाल कर यहाँ पुट कर उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है और आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है, तो उससे आप केएसपी निकाल सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने बात करी कि डाइल्यूशन अगर आप करते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो उनकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने पढ़ा और उसको हमने ग्राफ की हेल्प से समझा। ग्राफ की हेल्प से समझा, जो हमने ग्राफ बनाया मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ था और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी। इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक ही ग्राफ में भी हम दोनों को शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप डिबाय-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शो कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोलार्श लॉ यूज करेंगे हम। कोलार्श लॉ हमने यूज करा और कोलार्श लॉ की हेल्प से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की है। अगर उसके बावजूद भी अगर इसको पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और साथ में फैराडेज लॉ। ठीक है बेटा, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।